So hello students, today we will do realization topic. ओके सो आपने सारे बेसिक समझ चुके हो डिसोल्यूशन चैप्टर में से. नाउ यू आर रेडी टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसलिए मैंने पहले बेसिक कवर किया है ताकि आपको सारे टर्म्स अवेयर हो जाओ. ओके तो अब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको दो चीज़ मैंने समझाया है फॉर्मेट में. आपको दो वर्ड पर हमेशा ध्यान देना है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स. ओके इन दोनों की एंट्री की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में. तो ये दोनों टर्म आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका समझना है. ट्रांसफर मीन्स क्या है, जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में दिए हैं उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो. यानी कि स्टेप 1 एंड 2 जो मैंने फॉर्मेट में आपको बताया है, स्टेप 1 एंड 2 में ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं. ये तो ईजी है, जब बैलेंस शीट को देख के डायरेक्टली आपको ट्रांसफ़र कर देना है. रियलाइज्ड वैल्यू क्या है, जो भी एसेट्स को सेल करके या फिर लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करके जो वैल्यू आएंगी, यानी कि जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है उसको सेटल करने के बाद जो वैल्यू आएंगी उसे कहते हैं रियलाइज्ड वैल्यू, जो स्टेप 3 एंड 4 में होगा. इसलिए मैंने स्टेप का नेम लिख के रखा है. ओके ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके तो स्टेप 3 एंड 4 में रियलाइज्ड वैल्यू आएगी. और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है. तो जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उसे सेल कर दिया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा. ओके तो ये दो चीज़ों की एंट्रीज होती हैं. तो ये दोनों के टर्म्स आपको अच्छे से माइंड पे रखना है. ओके क्यों माइंड पे रखना है, अभी इस क्वेश्चन समझ में आएगा आपको. क्लियर हो गया. तो अभी वाला क्वेश्चन करते हैं. तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ रियलाइजेशन. ओके तो pass journal entries for following transactions on dissolution of a firm of partners Mohan and Sohan after various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद जो ट्रांजेक्शन है उनकी आपको एंट्री करनी है. ओके यहाँ पे लिखा है आफ्टर वेरियस एसेट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके आफ्टर, ठीक है. तो ट्रांसफर के बाद वाली जो एंट्रीज हैं वो आपको करनी है. क्लियर. तो फर्स्ट, मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. Book value of a stock given balance sheet before dissolution was 4 lakh. Okay, so stock 4 lakh का है. जब भी ऐसे मल्टीपल उसमें ट्रांजैक्शंस रहेंगे आपको एक वर्किंग नोट जैसा फटाक से बना लेना है. वैसे माइंड पे भी कर सकते हो, बट कई स्टूडेंट लोग नहीं कर पा रहे, तो ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं ताकि वो मिस्टेक ना करें न्यूमेरिकल्स. ओके तो 4 लाख का टोटल स्टॉक है. इसमें क्या बोल रहे हैं, 50% जो स्टॉक है, 50% स्टॉक 2 लाख. ये क्या हुआ है, 20% डिस्काउंट पे मोहन ने ले लिया है. ओके ये 20% डिस्काउंट करके यानी कितना हुआ, इसको 20% लेस कर देंगे, इट कम्स टू 1,60,000. ये कहाँ चला गया, ये मोहन ने लिया है. ओके और रिमेनिंग कितना बचा, 2 लाख. तो रिमेनिंग स्टॉक के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. तो इसमें 30% बढ़ जाएगा. ओके ये कितना हुआ, 2,60,000. ये क्या हुआ, इसे सेल कर दिया गया है. सेल किया गया तो फिर बैंक और कैश. ओके क्लियर हो गया. तो ये दो अलग अलग है, इसे हमें दो एंट्रीज करनी है. एक तो मोहन ने लिया और एक एसेट सेल करने की एंट्री की है. तो फर्स्ट ए, जब भी कोई
पार्टनर ले लेता है एसेट्स, तो क्या होगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट 1,60,000। अभी देखो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था पहले भी कि कई लोग ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा। ओके, जब तक वो चैप्टर कर रहे तो ठीक है, लेकिन बाद में जब पूरा अकाउंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मेन बोर्ड एग्जाम के समय जब वो फिर से रिवाइज करते हैं तो फिर से सब भूल जाते हैं वो। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको माइंड पे रखना है, एसेट्स जब भी सेल होगा तो क्या एंट्री करते हो आप, एसेट्स सेल हो रहा है तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्टिकुलर एसेट्स है लाइक मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, ये एंट्री होती है। आपको सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का नेम यूज़ नहीं करना है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जहाँ पे भी एसेट्स का नेम आता है वहाँ पे आपको एसेट्स वर्ड यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे उस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो सब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही हो रहा है। तो ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, पार्टनर ने ले लिया है, बाहर सेल नहीं हुआ है, पार्टनर ने लिया है। तो पार्टनर ने लिया है तो क्या होगा, बैंक की जगह उस पार्टनर का नेम आ जाएगा, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब सेल की एंट्री करनी है। ओके, ये वाली एंट्री करनी है। तो यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, and amount is 2,60,000। ओके, तो फर्स्ट की ये ए और बी एंट्री हो गई। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आया अच्छे से। तो ये जो लॉजिक है इसको अच्छे समझ के रखो, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा आपको भी रियलाइजेशन टॉपिक पूरा भी कवर करने वाले हैं। ओके, तो हर एक बेसिक टॉपिक को अच्छे से समझते जाओ, नहीं तो बोर्ड एग्ज़ाम के समय फिर सब भूल जाओगे, और पार्टनरशिप में पूरे रूल्स ही रूल्स हैं। ओके, सब इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगा के रूल्स को याद रखने। तो जो भी रूल्स बीच बीच में आते हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग उसे शॉर्टकट तरीके से भी याद रख सको। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री, डेटर्स 2,64,000, provision for doubtful debts 24,000, 48,000 of the book debts proved bad। ओके, तो अभी यहाँ पे जो डेटर्स हैं वो है 2,64,000 का, दिस इज एसेट्स। यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हम जब भी ये रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो फिर से प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, फिर से प्रोविजन क्रिएट नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, फिर से प्रोविजन रिजर्व क्रिएट क्यों किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, 48,000 ऑफ द बुक डेब्ट्स प्रूव्ड बैड, यानी कि 48,000 ऑफ द बुक डेब्ट्स क्या होते हैं, डेटर्स। तो ये जो 48,000 है ये बैड है, मतलब कि पैसे नहीं देने वाले ये। तो यानी कि डेटर्स कितने हुए, डेटर्स 2,64,000 का था, इनसे पैसे मिलने वाले थे, बट 48,000 के जो है अमाउंट नहीं मिलने वाला। तो बच्चा कितना, यही अमाउंट डेटर्स में शो होगा एज एन एसेट। ओके, तो डेटर्स में आ जाएगा 2,16,000। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स डिस्पोज ऑफ हुआ, डेटर्स से इतना पैसा हमें मिलेगा। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट
to realization account. Okay, so debtors will give 2,16,000 amount. समझ में आया कैसे हुआ है? ओके, और इस प्रोविजन की एंट्री नहीं होगी. क्लियर? इस प्रोविजन को कोई एंट्री नहीं करना है. आ गया? तो फर्स्ट सेकेंड एंट्री समझ में आ गई अच्छे से. बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 5 लाख सोल्ड फॉर 8 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन. ओके, बिल्डिंग जो थी 8 लाख इसकी रियलाइजेशन वैल्यू है. ओके, देखो बुक वैल्यू को हमें ध्यान नहीं देना है. ओके, हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालना है. तो हमें सिर्फ रियलाइज्ड वैल्यू को ही ध्यान देना है, जितने में वो एसेट्स की वैल्यू निकल के आ रही है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इसी को हमें ध्यान देना है. ओके, कई लोग रिवैल्यूएशन से कंफ्यूज होके वही डिफरेंस अमाउंट की तरफ ध्यान लगाते हैं. ये नहीं करना है, इसमें आपको डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है. ओके, तो थर्ड, बिल्डिंग ये रियलाइज कर रहा है 8 लाख. ओके, और कमीशन भी पे किया जा रहा है. तो कमीशन क्या हुआ? ये एक आउटफ्लो है. ओके, तो आउटफ्लो के लिए क्या करोगे आप? एंट्री जब भी कोई एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री करते हो? कमीशन अगर पे करना है तो क्या एंट्री करोगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, और डिसोल्यूशन चैप्टर मैंने आपको क्या बताया है कि एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज इनकी नेम नहीं आएंगे. तो क्या करोगे? कमीशन की जगह रियलाइजेशन वर्ड यूज़ कर दोगे. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, तो इसकी भी दो एंट्री करनी है आपको. ओके, पहला तो बिल्डिंग रियलाइज वैल्यू, इसकी एंट्री करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, कितने का जो बिल्डिंग है वो 8 लाख का रियलाइज वैल्यू दिया. ओके, और बी कमीशन पे करने का. तो कमीशन की जगह आपको सिर्फ रियलाइजेशन वर्ड यूज़ कर देना है. एक्सपेंसेस हैं. टू बैंक अकाउंट. 8 लाख का 2% निकाल देंगे. इट कम्स टू 16,000. ओके, तो ये दो एंट्री हुई. आगे समझ में क्लियर है? अब फोर्थ एंट्री, मशीनरी book value of 6 lakh was given to a creditor at a discount of 20% in settlement. ओके, तो ये एसेट्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो रहा है. तो इसमें क्या करेंगे? इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी. ओके, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी. फोर्थ की नो एंट्री, बिकॉज एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही रियलाइजेशन में चले गए हैं और वहीं से सेटल हो गए. तो इसकी फिर से कोई रियलाइज वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, दोनों वहीं से ही डिस्पोज ऑफ हो गए. जैसे ट्रांसफ़र किए वहीं से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ में अगेंस्ट ये सेटल हो जाएंगे. क्लियर है? देन इन्वेस्टमेंट्स, बुक वैल्यू 40,000 रियलाइज्ड एट 150%. ओके, 150% में इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज हुआ, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई. ओके, तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे? 150% मतलब 400 का 50% इंक्रीज कर दो, 40,000 का 50% इंक्रीज कर दो, यानी कि 40,000 प्लस 20,000. ओके, 40 का 50% निकालने के बाद में से ऐड कर दो, तो ये होता है 150%. ओके, तो इतना रियलाइज किया. तो फिफ्थ की जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। आ रहा है समझ में? और न्यूमेरिकल्स जो आप लोग ये सॉल्व करते हो इसमें भी आपको ध्यान देना है, ओके? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वीक हैं मैथ्स में, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ओके? तो वैल्यू इज 60,000। हो गया? तो ऐसे ये पांचों ट्रांजैक्शन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट रख के आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके? क्लियर है ये? हेलो स्टूडेंट्स, तो और हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, ओके? रियलाइजेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और करेंगे हम डिसोल्यूशन चैप्टर से। आपको जर्नल एंट्री सब अच्छे से समझना है, तब जाके आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉपरली प्रिपेयर होगा, ओके? सो Adhiraj and Karan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, the firm was dissolved after the transfer of assets other than cash in hand and bank and third-party liabilities to the realization account. The following information was provided. ओके तो ट्रांसफ़र होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है इसकी आपको पूरे जो एंट्रीज करनी है, यानी कि रियलाइजेशन से रिलेटेड आपको पूरी एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री, फर्नीचर ऑफ 70,000 was sold for 68,000, ओके? सो रिलायंस वैल्यू इज 68,000, तो यही रेलिवेंट है। एंड ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड टू 2,000, और कमीशन भी देना पड़ा इस सेल के लिए, वो है 2,000, ओके? तो दो जरा एंट्री होगी, ठीक है? तो फर्स्ट करेंगे, या तो आप डायरेक्टली कमीशन को माइनस करके एंट्री कर लो, ओके? या फिर दोनों की अलग अलग एंट्री करो। तो मैं अलग अलग एंट्री इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसको डिडक्ट करके भी कर सकते हो, ओके? तो फर्नीचर सेल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कमीशन डायरेक्ट माइनस करके भी लिख सकते हो, तो कितना लिख दोगे डायरेक्ट? 66,000, ओके? लेकिन मैं अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरे ट्रांजैक्शंस का पिक्चर क्लियर रहे। तो पहले तो फर्नीचर के जो रिलाइज किए हैं उसकी एंट्री कर दिए 68,000 से, ओके? देन कमीशन पे करने की एंट्री, कमीशन इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की जगह आप लिखोगे रियलाइजेशन, ओके? अमाउंट इज 2,000, ओके? समझ में आया? तो अब देखो इन दोनों ट्रांजैक्शन को अगर आप मैच करोगे तो ये यहाँ पे 66,000 आ जाएगा बैंक अकाउंट, और रियलाइजेशन में 66,000 आ जाएगा, ओके? तो ये दोनों आप अलग अलग करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और एक बार क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अच्छे से तो डायरेक्टली डिडक्ट करके आप कर सकते हो, ओके? नाउ सेकंड जर्नल एंट्री, अधिराज जो कि एक पार्टनर है, अधिराज लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वॉज पेड, ओके? तो लोन अमाउंट पे करने की जो एंट्री करते हो आप लोग पढ़े हो रिवैल्यूएशन चैप्टर पे, ओके? तो सेम वही करना है, अधिराज लोन अकाउंट डेबिट, इसमें कोई भी रियलाइजेशन का कुछ भी नहीं आएगा, टू बैंक अकाउंट पेमेंट की एंट्री की है, ओके? 35,000, ओके? लोन अमाउंट की पेमेंट की है ये, आगे समझ में? नाउ थर्ड एंट्री,
Out of the stock of 80,000, Karan took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. ओके, तो ऐसे जब भी आता है तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए आप फटाफट से ये एक फ्लो चार्ट जैसा बना लिया करो. 80,000 का स्टॉक है. ओके, तो 50% जो स्टॉक है, 50% दैट इज 40,000. ये डिस्काउंट पे लेस 20% डिस्काउंट करने के बाद में जो अमाउंट आएगा. ओके, ये कौन ले रहा है? करण. ओके, अमाउंट इज 32,000. 32,000 का स्टॉक करण ले रहा है और बचा हुआ 50%, 40,000 का जो स्टॉक है ये प्रॉफिट पे सेल ऑफ हो गया है. प्लस 30% प्रॉफिट किए, इट कम्स टू 52,000. ओके, ये सेल हो गया है. तो बैंक अकाउंट. ओके, समझ में आया? तो इसकी अब एंट्री करेंगे हम. तो इसकी 2 एंट्रीज होगी. ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ के रखो. क्लियर? क्योंकि देखने में इजी लगता है लेकिन स्टूडेंट इसको सिली मिस्टेक करके न्यूमेरिकली गलत कर देते हैं. इसलिए ये बना के रखो ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो. तो फर्स्ट करण ने ले लिया स्टॉक, सो 3A एंट्री, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट इज 32,000. ओके, 9B में इसकी सेल की एंट्री करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन. ओके, स्टॉक सेल की एंट्री है ये. अमाउंट इज 52,000. ठीक है, ये 3 एंट्रीज हो गई. समझ में आ गई 3 एंट्रीज. तो आगे करेंगे फिर अभी अपन. ओके, fourth entry, a bills receivable of 3,000 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and hence the bill had to be met by the firm. ओके, तो पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं. बिल्स रिसेबल ये एक एक्सेप्टर के थ्रू मिलने वाला था बट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है. इंसॉल्वेंट मीन्स उसको पैसे ख़त्म. ओके, एंड हैंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म. तो इसलिए बिल क्या हो रहा है, अब फर्म को पे करना पड़ेगा. ओके, तो ये क्या हो गया, अब फर्म को पे करना पड़ रहा है तो इट बिकम्स लाइक अ बिल्स पेबल. ओके, तो ये बिल पे करना पड़ रहा है अब. तो फोर्थ की एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब ये लाइबिलिटी बन गई है. ओके, इसने बताया मैं इट्स लाइक अ बिल्स पेबल क्योंकि अब फर्म को पे करना पड़ रहा है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट इज 3,000. समझ में आया क्या हो रहा है, पैसा मिलने की जगह फर्म को पे करना पड़ रहा है. ओके, नाउ फिफ्थ एंट्री,
Profit and loss account showed a debit balance of 56,000. Okay, so this is loss. तो लॉस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी किधर, डेबिट साइड. ओके, तो उसकी ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे. और किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2. सो अधिराज कैपिटल अकाउंट सिंपल, जो पहले ट्रांसफ़र की एंट्री करते थे प्रीवियस चैप्टर पे, सेम वही करना है. ओके, सो नरेशन इज बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो 56,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ओके, तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है. नाउ लास्ट एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,000 विच वर पेड बाय अधिराज. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पार्टनर ने पे किया है. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज 2,000. ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स अभी सबको क्लियर हो गए. ओके, तो ये समझ गए चीज़ें क्या है. तो इसमें आपको सारे जो इजी चीज़ें हैं, जो इजी ट्रांजैक्शंस हैं, उसको भी ध्यान से करने. ये नहीं कि इजी है बोल के आप उसमें न्यूमेरिकली मिस्टेक करो. क्लियर. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Pass journal entries for the following transactions in the books of X, Y, and Z, sharing profits in the ratio of 3:2:1 at the time of the dissolution of the firm. Okay. So realization expenses of 2,000 were to be borne by and also paid by X partner. So इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. ठीक है, तो समझ में आएगी आपको. पार्टनर जब बॉन्ड करता है और पे करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती. ओके, नो एंट्री. रीज़न भी आपको पता है. ओके, नाउ सेकेंड, वाई अ पार्टनर टू बियर realization expenses agreed at 1,900. Actual expenses paid by Y were 1,500. तो actual expenses तो कोई मैटर नहीं करता. It is irrelevant. ओके, सो Y जो है बियर कर रहे हैं 1,900 का. ओके, तो इसलिए क्या होगा, Y का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा और रिलेशन अकाउंट डेबिट. क्लियर. सो रिलेशन अकाउंट डेबिट, ये हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री कर रहे हैं. तो पे कौन कर रहे हैं, वाई पार्टनर. तो इसलिए टू वाइज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज 1,900. ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है रिलेशन एक्सपेंसेस के, इसलिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो अच्छे से आपको समझना है. नाउ थर्ड, जनरल रिजर्व हैज़ अ बैलेंस ऑफ 18,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. तो रिजर्व को क्या करना है, ये कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. और रेशियो कितना था इसका, 3:2:1. ओके,
तो पार्टनर से क्रेडिट साइड जाएगा ये, सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to X capital account, to Y's capital account, to Z's capital account. ओके, तो जनरल रिजर्व है 18,000 का, 18,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सॉरी इधर आएगा 18,000, ओके, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:2:1 पे, तो इट कम्स टू 9,000, 6,000 एंड 3,000। ओके, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म, वाई को लोन दिए थे 50,000, अब डिसोल्यूशन हो रहा है तो पैसा वापस मिलना चाहिए उससे। ओके, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, सब सेटल होगा। तो कई स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो लिखा ही नहीं है कि हमको कैश मिलने वाला है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था शुरू में ही कि जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सेटल होंगे ही होंगे। ओके, एसेट्स को भी सेटल करना ही करना है, क्योंकि उसके बिना कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये जो लोन है ये सेटल हो जाएगा। तो सेटल कैसे होगा? जब वाई पैसा देगा, क्योंकि फर्म ने वाई को लोन दिया है, तो अमाउंट मिलने की एंट्री करेंगे, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट, $50,000। ओके, तो इसको हमेशा क्लियर कॉन्सेप्ट रखने के लिए इसे लोन टू वाई लिख सकते हैं हम, ताकि समझ में आए कि दिस इज एसेट्स फॉर द फर्म टू लोन टू वाई अकाउंट। ओके, सो लोन टू वाई इज एन एसेट फॉर द फर्म एंड वाइज लोन इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। दोनों में फ़र्क क्या है? एक में फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो ये एसेट होता है, तो उसीलिए लिखते हैं लोन टू वाई अकाउंट। और एक में जब वाइज लोन अकाउंट है, मीन्स वाई ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के लिए क्या हुआ? ये लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि रिटर्न करना है, तो इसलिए फ़र्क है। इसलिए यहाँ पे लोन टू वाई लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, क्योंकि वाइज लोन लिखने से ये लाइबिलिटी शो होता है, तो वर्ड्स पे हमेशा ध्यान देना है। ओके, समझ में आ गया? 4 एंट्री हो गई इसकी। अब आगे करते हैं। वाई अ पार्टनर टुक अ मशीन वैल्यूड एट 20,000। पार्टनर ने मशीन ले लिया है। ओके, तो मशीन लेने की एंट्री क्या करते हैं? सिंपल, ये सब तो इजी ट्रांजैक्शंस हैं। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $20,000। Then sixth entry, Z, a partner, agreed to pay a creditor of 30,000 for 20,000। ओके, तो Z एग्री किया है कि भाई वो लाइबिलिटी पे करेगा। ओके, तो इसकी एंट्री करेंगे। 30,000 क्रेडिटर है, उसको 20,000 में वो पे ऑफ कर रहे हैं, तो जितने का पे ऑफ कर रहे हैं वही रेलिवेंट है। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी पे ऑफ हो रहा है बाय पार्टनर।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 20,000. ओके, जितना अमाउंट से पे कर रहे हैं ये रेलिवेंट है, ये 20,000 यहाँ पे रेलिवेंट है. ओके, देन सेवेंथ एंट्री, a partner had given a loan to the firm of 10,000. He accepted 2,500 in settlement. अब देखो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ओके 10,000 का, बट वो 7,500 में ही अपने लोन को सेटल कर लेना चाह रहा है, यानी कि 10,000 के बदले वो 7,500 ही ले रहा है. तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है. ओके, पहले तो लोन को पे ऑफ करने की एंट्री करेंगे. देखो मैं इसको पहले तो जितना आपको पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. लोन पे ऑफ करने की एंट्री क्या करोगे आप, जो भी पार्टनर को लोन पे ऑफ करते हैं, एज लोन अकाउंट, को डेबिट करते थे और टू बैंक करते थे. ओके, तो लोन कितना है 10,000 का, पे कितना किए 7,500, तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा, दिस इज रियलाइजेशन. टू रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस अमाउंट जाएगा. क्यों, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो गया. ओके, फर्म को जब भी पैसा आता है, प्रॉफिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा. ओके, समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये. फर्म को जब भी इनकमिंग आएगा, प्रॉफिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा. ओके, और किस वजह से हो रहा है, एज लोन अकाउंट की वजह से हो रहा है. तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ. तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दोगे, इसको मार्क कर देता हूँ. ओके, जो भी नए ट्रांजैक्शंस आते हैं उसको ध्यान से प्रैक्टिस करो. हो गया, समझ में आ गया ये क्या हुआ है. तो इसलिए पहले तो आप ये दो एंट्री कर लो जो आपको पता है, और डिफरेंस रियलाइजेशन में डाल दिए. सिंपल, क्लियर है. नाउ एट, there was a contingent liability of 37,000 in respect of bills discounted but not matured. ओके, एक लाइबिलिटी थी 37,000 की. ओके, all the discounted bills were honored but an acceptor of a bill of 5,000 became insolvent and 50 paise in a rupee was received. The liability of the firm on account of the bill discounted and dishonored has not so far been recorded. ओके, तो ये जो 5,000 का जो एंट्री है, अब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन देख के आधे स्टूडेंट सोचेंगे कि क्या इतना लंबा चौड़ा कह दिया है. ओके, तो पहले तो देखो 37,000 की लाइबिलिटी है बिल्स डिस्काउंटेड की, इसमें से सभी पैसे मिल चुके हैं, किसी में कुछ अपने को दिक्कत नहीं है. लेकिन एक जो 5,000 का जो एक जिसके बिल था वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि उसके पैसे खत्म हो गए. तो वो क्या कर रहे हैं, 50 पैसा इन अ रुपी के हिसाब से उससे पैसे मिल रहे हैं फर्म को. तो 50 पैसा इन अ रुपी यानी क्या होता है, सीधा 50%. ओके, 50 पैसा इन अ रुपी मतलब होता है 1 रुपए के बदले 50 पैसे पे करना, यानी क्या हो रहा है 50% सीधा रिड्यूस हो जा रहा है. तो 5,000 को 50% ही अमाउंट वो पे कर पा रहा है. ओके, तो ये अनअकाउंटेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. तो यहाँ पे लिखा है नॉट सो फार बिन रिकॉर्डेड, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है. ओके, तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, उसको पे ऑफ जैसे एंट्री जो होती है वो हम करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5,000 की जगह 2,500 रुपीज़ मिल रहा है. ओके, तो पहले तो लाइबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है उसकी एंट्री कर लेते हैं, यानी कि 8A रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। ओके, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वाली एंट्री हो गई। नाउ बी, अमाउंट मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट मिला? 2500। ओके, समझ में आ गया ये। अब इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते थे डायरेक्टली। ओके, जितना अमाउंट मिल रहा है सिर्फ उसकी भी एंट्री कर सकते थे। समझ में आ रहा है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यानी कि क्या होता, आप इन दोनों को मैच करो, इन दोनों को मैच कर रहे तो क्या हो रहा है, रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, यानी कि डिफरेंस 2500 का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2500 हो जाता। ओके, और बैंक भी यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, तो ये भी 2500 हो जाता। तो डायरेक्टली आप रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट करते और अमाउंट 2500 लिख देते फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? बट आपको मैं बार बता रहा हूँ, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आप ऐसे अलग अलग एंट्रीज ही करो, ताकि आप कुछ भी चीज़ से कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये पूरे हो गए क्वेश्चन अच्छे से। तो जिस चीज़ में आपको डाउट रहता है उसको प्रॉपरली आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो इन दोनों क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करो अभी।